चंगेज खान सिंधु नदी के किनारे तक आया। उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी थी, फिर भी उसने दिल्ली की तरफ कूच नहीं किया। क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1218 में। कहानी शुरू होती है दक्षिणी कजाकिस्तान में पड़ने वाले ओत्रार नाम के एक शहर से। 21वीं सदी में इसे भूतों के शहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक वक्त इसका बड़ा महत्व हुआ करता था। सिल्क रूट पर पड़ने वाला यह शहर मध्य एशिया को यूरोप से जोड़ता था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में ओत्रार ख्वारिज़्म नाम के एक साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 21वीं सदी के हिसाब से ख्वारिज़्म साम्राज्य ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनता था और यहाँ के सुल्तान थे तुर्की मामलुक वंश के मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह ने अपने अंकिल इनलचुक को ओत्रार का गवर्नर बनाया हुआ था, जो जैसा पहले बताया एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट का हिस्सा था, इसलिए इनलचुक की हैसियत भी काफी ज्यादा थी, हाई प्रोफाइल जगह के गवर्नर। साल 1218 में ओत्रार एक घटना का गवाह बना। 450 मंगोल व्यापारियों का एक कारवां ओत्रार में दाखिल हुआ, जिसमें मंगोल सरदार चंगेज खान का एक नुमाइंदा भी शामिल था। इनलचुक को जब इस बात की खबर लगी, उसने इन सभी को जासूसी के शक में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ख्वारिज़्म और मंगोलों के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन मंगोलों का रुतबा और चंगेज खान के दुनिया जीतने के इरादे से सारी दुनिया वाकिफ थी। इनलचुक ने 450 मंगोलों को अपने दरबार में बुलाया। आराम से जवाब देने के बजाय मंगोलों ने हेकड़ी दिखानी शुरू कर दी और ये देखकर इनलचुक इतना गुस्सा हुआ कि उसने सभी मंगोल व्यापारियों को मरवा दिया। जब यह खबर चंगेज खान तक पहुंची, उसने अपने 3 दूत सुल्तान मोहम्मद शाह के पास भिजवाकर मांग रखी कि इस गुस्ताखी के लिए इनलचुक को सजा दी जाए। यानी राजा से शिकायत की जा रही है कि आपके गवर्नर ने कुछ किया है, आप उसको ठीक करो। सुल्तान मोहम्मद 2 कदम आगे निकला। उसने एक दूत का सिर काट दिया और 2 दूतों की दाढ़ी मुड़वा कर उन्हें वापस चंगेज खान के पास भिजवा दिया। सुल्तान को यह हरकत बहुत भारी पड़ी। साल 1219 अप्रैल का महीना, मंगोल फौज ओत्रार के किले के बाहर खड़ी थी। बाकी शहर का हाल ऐसा था जैसे खड़ी फसल का टिड्डी दल के हमले के बाद होता है। इनलचुक अपने 20,000 आदमियों को लेकर किले के अंदर छिप गया। 2 महीने तक लड़ाई चली और अंत में इनलचुक को पकड़ लिया गया। उसे समरकंद ले जाकर चंगेज खान के आगे पेश किया गया। गेम ऑफ थ्रोन्स का वो सीन आपको याद होगा जिसमें खालड्रोगो खलीसी के भाई के ऊपर पिघली हुई धातु उड़ेल के कहता है कि राजा के लिए सोने का ताज। ठीक यही सीन साल 1219 में तेमुजिन उर्फ चंगेज खान के दरबार में दिखाई दिया। लेखक जेरेमाया कॉटन की किताब द मंगोल्स के अनुसार अंतर बस इतना था कि चंगेज खान ने इनलचुक के कानों और आंख में पिघली हुई चांदी भर दी थी। चंगेज खान यहीं नहीं रुका। बुखारा, जो कि आज के उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, उसकी मस्जिद पर चढ़कर उसने ऐलान किया कि मैं जन्नत से भेजा गया दूत हूं जो आज तुम सबका फैसला करेगा। इसी ऐलान के साथ शहर में मारकाट शुरू हुई। मंगोल सैनिकों ने पूरा शहर जला दिया। यहां से चंगेज खान समरकंद पहुंचा और यहां उसने लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें अपने बीवी बच्चों में बांट दिया। शहर का वो हाल हुआ कि उसने दोबारा बसने में कई दशक लिए। ख्वारिज़्म के जर्रे जर्रे को चंगेज खान की फौज ने नेस्तो नाबूद कर डाला। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को मंगोल फौज ने यूं खत्म किया जैसे बच्चों का खेल हो। हालांकि एक शख्स अभी भी बचा था जो चंगेज खान की पहुंच से दूर था। कॉटन अपनी किताब में लिखते हैं, सुल्तान मोहम्मद अपनी जान बचाने के लिए यूं भागा मानो खरगोश के पीछे लोमड़ी पड़ी हो। उसके होश फाख्ता थे। एक जगह खाई पार करते हुए वो कहता है, मंगोल सैनिक इतने हैं कि इस खाई को तो उनके घोड़ों की लीद ही भर देगी। जान बचाने के लिए सुल्तान मोहम्मद ने खुरासान का रुख किया। खुरासान यानी 21वीं सदी के हिसाब से उत्तर पूर्वी ईरान का एक रीजन। मंगोल सैनिकों ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। बल्ख, हेरात, निशापुर, खुरासान के चप्पे चप्पे पर मंगोल सेना के कदम पड़े। जिसने सिर झुकाया वो बचा, जो नहीं झुका वो काट डाला गया। सुल्तान ने मंगोलों से बचने के लिए बगदाद भागने की कोशिश की, लेकिन उसे इसमें भी सफलता नहीं मिली और अंत में थक हार कर उसे कैस्पियन सागर के एक द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। तरकीब काम भी आई, क्योंकि मंगोल कभी समंदर में दाखिल नहीं होते थे। इस छोटे से द्वीप पर जाने के लिए सुल्तान मोहम्मद लोगों की मदद पर निर्भर था। वो लोगों से चीज़ें लेता और बदले में उनके नाम जागीर कर देता। इसी तरह जिया वो। हालांकि उसके खुद के पास एक ज़मीन का टुकड़ा तक नहीं बचाता था। इसी द्वीप पर रहते रहते साल 1220 में एक बीमारी से उसकी मौत हो गई। सुल्तान मोहम्मद के बाद सत्ता आई उसके बेटे जलाल अल-दीन मंगबुर्नी के हाथों में। हालांकि सिर्फ नाम की सत्ता थी। गद्दी पर बैठने से पहले दिन से मंगबुर्नी भी उसी तरह भागता रहा जैसे उसके पिता भागे।
उसके पास 90,000 की फौज थी और इसके बल पे उसने मंगोल फौज को एक लड़ाई में धूल भी चटाई, चंगेज खान के दामाद को भी मारा। इसके बाद जलाल अल-दीन मंगुरनी ने गजनी को अपना ठिकाना बनाया। गजनी यानी 21वीं सदी के अफगानिस्तान का एक इलाका। चंगेज खान ने अपनी फौज गजनी तक भेजी, लेकिन उन्हें पहुंचने में 15 दिन की देरी हो गई। मंगुरनी और उसके साथी सिंधु नदी की तरफ भागे। सिंधु नदी के किनारे एक बार फिर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। मामला 19-20 का ही था, आटे काटे का, लेकिन तभी मंगोल फौज सिंधु नदी के बाईं तरफ मौजूद एक पहाड़ पर चढ़ गई और दूसरी तरफ से आकर उन्होंने मंगुरनी की फौज को पीछे से घेर लिया। मंगुरनी की हालत खराब हो चुकी थी। अंत में जब उसके सिर्फ 7,000 सैनिक बचे, उसने अपना बख्तर फेंका और एक घोड़े पर चढ़ गया। घोड़े सहित उसने नदी में छलांग लगाई। जेरेमाया कार्टिन के मुताबिक ये दृश्य देखकर चंगेज खान के मुंह से निकला, इस आदमी का पिता शाह मोहम्मद कैसे हो सकता है। चंगेज खान से बचने के लिए जलाल अल-दीन मंगुरनी ने सिंधु नदी पार की और अब यहां से हम एंटर करते हैं दिल्ली सल्तनत में। साल था 1221। दिल्ली सल्तनत में इस समय मामलुक सुल्तान इल्तुतमिश का राज था। भारत में धन धान्य के भंडार थे, लेकिन चंगेज खान ने ना सिंधु नदी पार की, ना भारत पर आक्रमण किया। सवाल उठता है, आखिर क्यों? मंगोलों ने चीन, ईरान, मध्य पूर्व, यहां तक कि रूस तक अपना सीमा विस्तार किया। क्रूरता ऐसी थी कि जेरेमाया कर्टिन के अनुसार मंगोल जिस शहर पर धावा बोलते, वहां के कुत्ते बिल्लियों तक को जिंदा नहीं छोड़ते थे। ख्वारिज़्म साम्राज्य को नष्ट करते हुए उन्होंने 3 सालों में 60 लाख लोगों की हत्या कर डाली थी, जब दुनिया की कुल जनसंख्या 40 करोड़ ही थी। यानी केवल सेंट्रल एशिया में ही मंगोलों ने दुनिया की 1.5% आबादी का सफाया कर दिया था। इस आंकड़े के हिसाब से भारत की किस्मत अच्छी रही, लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था? चंगेज खान ने सिंधु नदी पार क्यों नहीं की, ये जानने से पहले जानते हैं जलाल अल-दीन मंगुरनी का क्या हुआ। सिंधु नदी पार कर मंगुरनी ने मुल्तान में शरण ली। यहां से उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को एक संदेश भेजा और दिल्ली में अपने लिए शरण मांगी। इल्तुतमिश ने चतुराई दिखाई, जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने मंगुरनी के दूत का स्वागत सत्कार किया, लेकिन जल्दी कोई जवाब नहीं दिया। इल्तुतमिश को पता था कि यह दुधारी तलवार है। मंगुरनी को शरण दे दी तो चंगेज खान के कोप का भाजन बढ़ना पड़ सकता था, और शरण नहीं दी तो ख्वारिज़्म की सल्तनत से दुश्मनी हो जाती। इसलिए इल्तुतमिश ने बहुत दिनों तक बहाने बनाए। कभी कहा कि दिल्ली का मौसम ठीक नहीं है, तो कभी कहा कि आपके लिए नया महल बनाकर पेश करूंगा, आप तब आना। थक हार कर मंगुरनी ने लाहौर में शरण लेने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि ये कहानी का एक वर्जन है। मुगल इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार इल्तुतमिश ने मंगुरनी के दूत को जहर देकर मरवा दिया था और बदले में उसे बहुत से तोहफे देकर ईरान की ओर रवाना कर दिया था। दूत को जहर दिया, मंगुरनी को हीरे जवाहरात। एक और इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार जैसे मंगुरनी सिंध की सीमा तक पहुंचा, इल्तुतमिश ने फौज भेजकर उसे पीछे खदेड़ दिया। इस दौरान मंगोलों की 2 छोटी टुकड़ियां मुल्तान तक आईं, लेकिन उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण की कोशिश नहीं की। बाकायदा चंगेज खान भी लौट गया और फिर कभी वापस मुड़कर देखने की उसने कोशिश नहीं की। मंगोल इतिहास पर लिखी गई किताब सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के अनुसार सिंध के किनारे चंगेज खान को एक सींग वाला एक जानवर दिखाई दिया था। इस बात को अपशकुन मानकर उसने भारत पर आक्रमण का विचार त्यागा और वापस लौटा। ऐसे कई मिथक और भी हैं, लेकिन जिन बातों की संभावना ज्यादा हो सकती है, प्लॉजिबल जो रीजंस हो सकते हैं, वो कुछ और है। जेरेमाया कर्टिन की किताब द मंगोल्स के अनुसार चंगेज खान के इस अभियान के दौरान उनका विशाल मंगोल साम्राज्य बिखरने लगा। कई जगह बगावतें शुरू हो गई और इस कारण उसने लौटना चुना। एक संभावना यह भी थी कि ठंड के आदि मंगोल सैनिकों ने, सोचिए आपको सेंट्रल एशिया के मैदानों से वो आ रहे हैं, उन्हें भारत का ट्रॉपिकल गर्म मौसम रास नहीं आया। इस तर्क को इस बात से बल मिलता है कि मंगोल फौज ने मुल्तान और सिंध के कुछ हिस्सों में छापेमारी की, लेकिन वो यहां से जल्दी लौटे। एक और कारण हो सकता है चंगेज खान की उम्र। चंगेज खान की उम्र 60 साल की हो चुकी थी। ऐसे में संभव है कि वो आगे युद्ध करने की मंशा न रखता हो। चंगेज खान की भारत पर आक्रमण न करने का सबसे मजबूत कारण माना जाता है दिल्ली सल्तनत की सूझबूझ को। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के दुश्मन को अपने यहाँ शरण नहीं दी। इस तरह वो मंगोलों से सीधी टक्कर लेने से बचे। मंगोलों की दिल्ली सल्तनत से कोई सीधी दुश्मनी वैसे भी नहीं थी, लिहाजा ये एक और कारण हो सकता है कि चंगेज खान सिंधु के किनारे से लौटा और उसे दोबारा लौटने का कभी मौका नहीं मिला। 1227 में चंगेज खान की भी मौत हो गई।